देखिए इसके पहले हम लोग क्या करते थे, क्या किए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन कि वहां पर दो मैट्रिक्स दिया रहता था, एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी, और हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोलता था कि इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसका हेल्प से आप एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन देता था तीन, मतलब एक्स वाई और जेड में रिलेशन देता था तीन, और उसमें से बोलता था कि उन तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड का वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। इसको हम लोग किए थे। ठीक, तो देखिए आज के क्लास में अभी क्या करेंगे, इसके बाद वो जो किए थे उसके बाद आज के क्लास में क्या करेंगे। ठीक, तो फ्रेश पेज में हेडिंग लिखिए कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और इससे आपका एक्सरसाइज नंबर 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 जो छूटा हुआ था वो बन जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 4.6 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कर लिए थे। ठीक, और 1 से लेकर 6 नंबर तक छूटा हुआ था, इससे बन जाएगा। ठीक, तो पहले समझिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता क्या है। ठीक, तो ऐसा सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे इक्वेशन देगा, जैसे मान लीजिए पहले जो हम लोग किए थे, जैसे x + 7y + 9z बराबर मान लीजिए 2 दिया हुआ है, या फिर लिखा हुआ मान लीजिए 7x + 5y - z बराबर मान लीजिए 7, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 9x + 2y + 3z बराबर मान लीजिए 12 लिखा हुआ है। ये सब क्या है, ये सब आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसको बोलेंगे, सब लिखेंगे नीचे, पहले समझिए। ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब सॉल्यूशन होगा। ठीक, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोले, ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन अभी लिख के दिखा है आपको, एक्स वाई और जेड का जो रिलेशन आता है, तीन इक्वेशन देता है, वो सब क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब अगर हम उसका सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। ठीक, तो ऐसा सिस्टम को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। इसका जस्ट उल्टा, तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन निकालना संभव होगा, जिसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। और ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब देखिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बात तो समझ में आता है कि हाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। अगर हम उसको निकालना चाहेंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका फिर दो केस बनेगा। या तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, पहले हम पढ़े थे इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, टॉपिक में, यूनिक सॉल्यूशन निकलता है जब हम लोग इनवर्स का काम करते हैं। तो सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करेगा वो भी दो टाइप से करेगा। या तो सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब क्या, एक ही होगा, अकेला सॉल्यूशन होगा। अब कितना भी बार उस क्वेश्चन को बनाइएगा, उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक होगा। या फिर क्या होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। यूनिक का मतलब क्या, अकेला। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कंसिस्टेंट होगा। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का भी दो टाइप है, या तो सॉल्यूशन आपका यूनिक होगा, मतलब अकेला सॉल्यूशन होगा, या फिर बहुत सारा होगा, उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये सब सारा हम लिखाएंगे अभी, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन भी आपका हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी आपका हो सकता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक, और सिस्टम कब कहलाएगा कंसिस्टेंट, तो सिस्टम तभी कहलाएगा कंसिस्टेंट जब मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और सिस्टम कब कहलाएगा इनकंसिस्टेंट, तो सिस्टम तभी कहलाएगा इनकंसिस्टेंट जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो सिंपल भाषा में अगर आपको पूछे कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है उसको बोलेंगे क्या, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इसको समझ गए, अभी इसको लिखते हैं। ठीक, इसको लिखते हैं। तो अभी आप लोग हेडिंग लिख लिए होंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसको लिखने के बाद लिखिए, एक टॉपिक है इसी का, लिखिए कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंट सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंट सिस्टम। लिखिए इसको डैश देके, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, या डैश देके लिखिए, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, a system of equations is said to be, a system of equation is said to be consistent, is said to be consistent if its solution, if क्या, if its solution, if its solution, सॉल्यूशन कैसा कैसा हो सकता है, तो वन सॉल्यूशन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है जिसको बोलते हैं क्या, इनफाइनाइटली मेनी। इफ इट सॉल्यूशन, तो वन हो सकता है जिसको बोलते हैं यूनिक, और मेनी, इफ इट सॉल्यूशन वन और मेनी एग्जिस्ट। देखिए डेफिनेशन समझ में आया कि अभी जो बताए थे वही है। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, कब कोई सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलेंगे, इफ इट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, जब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और सॉल्यूशन कितना टाइप का होगा, दो टाइप का, या तो आपका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा मतलब वन, एक ही सॉल्यूशन, या आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकलेगा मतलब एक से ज्यादा, क्या बोलेंगे उसको, इनफाइनाइटली मेनी या फिर मेनी सॉल्यूशन। ठीक, तो व्हाट इज कंसिस्टेंट सिस्टम, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन वन और मेनी एग्जिस्ट, इफ इट्स सॉल्यूशन वन और मेनी एग्जिस्ट। ठीक, इसका जस्ट उल्टा जो अभी हम बताए थे क्या, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इसके नीचे लिखिएगा एक दो लाइन छोड़ के, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एक साथ, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसका क्या होगा, तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। लिखिए इसको, सेम वैसे ही है, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट if its solution does not exist, if its solution does not exist। देखिए, a system of equation, a system of equation is said to be, is said to be क्या, inconsistent, inconsistent, a system of equation is said to be inconsistent if its solution क्या, does not exist, if its solution does not exist, if its solution does not exist। तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे जिसका सॉल्यूशन क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक, उसका सॉल्यूशन हम निकाल नहीं सकते हैं। अब सुनिए, अब सुनिए, इसके बाद जो है आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो आपके बुक में दिया है, ये तो हो गया डेफिनेशन कि कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलेंगे और इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलेंगे। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम होते हैं जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो ये एक भी हो सकता है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, और एक से ज्यादा मतलब मेनी या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या हुआ, तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक, अब देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या चेक करना है आपको, जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक, तो इसमें दो केस में हम लोग स्टडी करेंगे। पहला केस लिखिए, केस नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 1, केस नंबर 1। इसमें आपको क्या रहेगा, एक मैट्रिक्स दिया रहेगा। देखिए हम लोग पहले हम आपको बताए थे कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे अगर हम मैट्रिक्स ए को सिंगुलर बनाना पड़ेगा, इफ वी आर वांट टू फाइंड दैट
वी वांट टू प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा, तब क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट जो ए होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ए कैसा होगा, ए होगा नॉन सिंगुलर। पहले हम बताए थे इसको, तो में देखिए लिखा हुआ होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, कि अगर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है तो होगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो देखिए इसमें क्या लिखते हैं, इफ केस 1 है, इसमें लिखते हैं इफ ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और वो कैसा है, नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर होने का मतलब क्या है, दैट इज डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। इफ एक मैट्रिक्स है ए, वो कैसा है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, अगर कोई मैट्रिक्स ए है मेरा नॉन सिंगुलर, उससे क्या लिख सकते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, जानते हैं। और अगर डिटर्मिनेंट ए मेरा 0 के बराबर नहीं है तो इससे हम और एक चीज लिखते हैं, क्या, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर मेरा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है तो हम क्या यूज करते आए हैं, कि मेरा जो ए इनवर्स होगा एग्जिस्ट करेगा, मतलब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। और इसके बाद अगर हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं और ये इनवर्स निकालने का जो इनवर्स जो निकलेगा वो यूनिक तरीका से निकलेगा, मतलब ए इनवर्स जो निकलेगा उसका जो रिजल्ट आएगा, चाहे आप किसी भी मेथड से बनाइए, ए इनवर्स एक पर्टिकुलर रिजल्ट आएगा। चाहे आप ए इनवर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कोलन ऑपरेशन से बनाइए, चाहे आप ए इनवर्स इस फॉर्मूला से बनाइए 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, या चाहे आप कोई भी फॉर्मूला से बनाइए, ए इनवर्स जो आपका निकलेगा वो यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर मेरा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम नीचे लिखेंगे देयरफॉर द सिस्टम हैज, या द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। द सिस्टम हैज क्या, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे मिला यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि मेरा ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और ए इनवर्स यूनिक होता है, चाहे आप किसी भी मेथड से बनाइए, ए इनवर्स का जो रिजल्ट आएगा आपका वो बराबर ही आएगा, चाहे आप किसी भी मेथड से बनाइए। इसीलिए क्या हुआ, द सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। और अगर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक ही सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन तो निकल रहा है, एक ही निकल रहा है लेकिन सॉल्यूशन तो निकल रहा है। और ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन निकालना संभव होगा, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। अभी बताया थे, ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे एक सॉल्यूशन हो या चाहे एक से ज्यादा हो, 1 या मोर, उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो द सिस्टम को क्या लिखे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब उसका सॉल्यूशन निकलेगा, और सॉल्यूशन निकलेगा कितना, यूनिक, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट, देयरफॉर इट इज क्या लिख देंगे, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। ठीक, ये केस 1 हुआ। क्या हुआ केस 1, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और वो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर होने का मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, और अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो देयरफॉर क्या लिखते हैं हम लोग, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बहुत बार किए हम लोग पहले कि अगर हम लोग किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू को नॉट इक्वल टू 0 दिखाते हैं तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक होगा, देयरफॉर द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन आया मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया, तो जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अभी डेफिनेशन में लिखे थे, उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। लिख दिए नीचे, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये केस 1 था। अब देखिए केस 2, केस 2 लेकिन हमको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिखे होंगे आप लोग, हम इसको मिटाते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया इससे ज्यादा। ठीक, अच्छा यहीं पर लिखते हैं सबसे अच्छा, क्योंकि आपको दिखाना भी है। केस 2, ठीक, केस 2 में देखिए क्या है, केस 1 ठीक से समझ गए होंगे। केस 2 देखिए, केस 2 में ऐसे लिखेंगे, इफ ए इज, ये क्या था, नॉन सिंगुलर। अभी किसका केस लेंगे, सिंगुलर का। इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या, दैट इज क्या, डिटर्मिनेंट ए बराबर 0, डिटर्मिनेंट ए बराबर 0। पहला केस क्या था, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था। और दूसरा केस क्या है, इफ ए इज सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग करेंगे क्या, तो दो चीज इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए। हम लोग पहले पढ़े थे एडजॉइंट के बारे में,
तो निकालना पड़ेगा आपको एडजॉइंट ए इंटू बी। एक मैट्रिक्स बी भी आपको गिवन होगा, अभी क्वेश्चन दिखाएंगे इसके जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है पहला केस, तो डिटर्मिनेंट ए अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। सेकंड केस क्या कर रहे हैं, अगर ए मेरा सिंगुलर होगा तो डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर होगा, और अभी क्या निकालना पड़ेगा हमको, एडजॉइंट ए इंटू बी। क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए इंटू बी। और अगर मेरा एडजॉइंट ए इंटू बी मेरा 0 के बराबर आ गया, अगर मेरा एडजॉइंट ए इंटू बी 0 के बराबर आ गया, तो हम लिखेंगे कि जो सिस्टम होगा उसका इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक, अगर मेरा एडजॉइंट ए इंटू बी 0 के बराबर आ गया, देयरफॉर क्या लिखेंगे, द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे इसके नीचे, देयरफॉर द सिस्टम हैज, देयरफॉर द सिस्टम हैज क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देयरफॉर द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे एक या चाहे एक से ज्यादा। और ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे एक सॉल्यूशन हो या चाहे एक से ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं, अभी बोले कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो इसके नीचे क्या लिखेगा, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। इसके नीचे क्या लिखिएगा, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। इसको मिटाई देते हैं, जगह नहीं है। इसके नीचे लिखिएगा therefore it is क्या, consistent, therefore it is consistent। देखिए केस नंबर 1 पहले हो चुका था, ये केस नंबर 2 का पहला पार्ट है। केस नंबर 2 में क्या करना है, पहले हमको डिटर्मिनेंट ए अगर 0 के बराबर आ गया तब इसमें घुसना है। अगर डिटर्मिनेंट ए मेरा 0 के बराबर आ गया तो हमको क्या चेक करना है कि एडजॉइंट ए इंटू बी क्या होता है। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आएगा, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी, आपको एडजॉइंट निकालना था पहले हम सिखाए हैं, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 के बराबर आएगा तो क्या बोलेंगे, द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब सिस्टम के पास कितना सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट मतलब एक से बहुत ज्यादा। ठीक, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। और ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो इसके नीचे क्या लिखे हम लोग, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। इट इज मतलब कौन, ये वाला क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक, इसके बाद देखिए ये केस 2 का नंबर 1 था, अब केस 2 का नंबर 2 देखिए क्या। सबसे पहले क्या लिखना है केस 2 का, इफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट ए बराबर 0। सिंगुलर का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ए बराबर 0। ठीक, अब इसका देखिए नंबर 1 क्या है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 के बराबर आएगा तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और उसके नीचे क्या लिखेंगे, चूंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इनफाइनाइट है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। ये केस नंबर 2 का नंबर 1 हुआ। अब केस नंबर 2 का नंबर 2 क्या होगा, तो ये क्या था, एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0 नहीं होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक, एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। अगर इसको 0 के बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे देयरफॉर द सिस्टम हैज क्या, नो सॉल्यूशन। सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। और ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। देयरफॉर इट इज क्या, इनकंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक, याद रखना है, इट इज क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो केस नंबर 2 का फिर से देखिए, केस नंबर 2 में सबसे पहले क्या करना है, अगर मेरा डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो कहां घसना है, इसका नंबर 1 में हमको निकालना है एडजॉइंट ए इंटू बी। और अगर ये 0 आ गया, यहां पर लिखना है इफ एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर क्या, 0। अगर मेरा एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आ गया तो क्या होगा, द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और अगर मेरा एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 हुआ, नंबर 2 कि अगर मेरा एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तब क्या लिखेंगे, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है और इसीलिए इट इज क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक, अब देखिए दोनों का हम समरी फिर से समझा दे रहे हैं आपको, ये तो लिखना हुआ। ठीक, अब दोनों का हम समरी देख के समझा दे रहे हैं। बहुत आसान है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इजी है और छोटा इसका आंसर बनेगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनेगा। देखिए शॉर्ट में हम लिख रहे हैं साइड बाय साइड, ठीक है, ताकि आपको ठीक समझ में आए।
केस 1 में क्या करना था, केस 1 में क्या था कि हमको सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन तो हमको मिल रहा है, सॉल्यूशन हमको मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, लेकिन सॉल्यूशन मिल रहा है। और ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। देयरफॉर क्या लिखेंगे? इट इज कंसिस्टेंट। इट इज कंसिस्टेंट। इट इज कंसिस्टेंट। क्या आ गया? कंसिस्टेंट। केस 2 क्या था? देखिए केस 2 में क्या करना है? सबसे पहले हमको अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 के बराबर आता है तब इसमें घुसना है। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसको लिख देंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अगर डिटर्मिनेंट ए मेरा 0 के बराबर आएगा तब क्या करना है? दो टाइप में घुसना है। नंबर 1, अगर इफ क्या करना है? सबसे पहले हमको एडजॉइंट ए इनटू बी का वैल्यू निकालना है। एडजॉइंट ए इनटू बी का वैल्यू सबसे पहले निकालना है। और अगर ये मेरा 0 के बराबर आता है, अगर ये मेरा 0 के बराबर आता है तो क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है। और ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। देयरफॉर क्या हो जाएगा? इट इज कंसिस्टेंट। इट इज कंसिस्टेंट। देयरफॉर क्या हो जाएगा? इट इज कंसिस्टेंट। ये नंबर 1 हुआ। ठीक, केस 2 का नंबर 1। अब केस 2 का नंबर 2 देखिए क्या कि इफ मेरा अगर मेरा एडजॉइंट ए इनटू बी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गया, अगर मेरा एडजॉइंट ए इनटू बी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गया तब क्या बोलेंगे? कि नो सॉल्यूशन। क्या है इसका? कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। और ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। देयरफॉर क्या लिखेंगे? इट इज इनकंसिस्टेंट। इट इज इनकंसिस्टेंट। इट इज इनकंसिस्टेंट। वो थर्ड तो नहीं होना चाहिए। तो कोई भी हमको मैट्रिक्स देगा सबसे पहले हमको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो यहां घुसेंगे। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आया तो देखेंगे उसका एडजॉइंट ए इनटू बी निकाल के। अगर ये 0 आया तब इसमें लिखेंगे कंसिस्टेंट, और अगर ये 0 नहीं आया तब लिखेंगे क्या? इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको लिख लीजिए। इसको तो पहले लिखे हैं आप, ये तो समझने के लिए इसको तो पहले लिख लिए हैं केस 1 केस 2 करके। ठीक ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस में जाते हैं। देखिए आपका एक्सरसाइज नंबर निकालिए 4.6। एक्सरसाइज नंबर 4.6। ठीक, एक्सरसाइज नंबर 4.6 उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक बनेगा आपका इस कंसेप्ट से। एक्सरसाइज नंबर 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका इसी कंसेप्ट से बनेगा। ठीक, अब देखिए हम कुछ बना देते हैं इसमें से 1 2। मान लीजिए हम 3 नंबर बनाते हैं। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3 हम बना रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3 हम बना रहे हैं। ठीक, देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है तो लिखा है ऊपर में एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। मतलब 1 नंबर से 6 नंबर क्वेश्चन में आपको कंसिस्टेंसी चेक करना है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखते क्या है? x + 3y = 5। x + 3y = 5 बुक में देखिए यही क्वेश्चन है। और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका 2x + 6y = 8। 2x + 6y = 8। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको केवल बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ऊपर में क्या लिखा है? एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक, पहला है x + 3y = 5, दूसरा है 2x + 6y = 8। ठीक, तो देखिए सबसे पहला काम क्या है तो हमको ये जो मेरा इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन उसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना। पहला काम क्या है? उसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना। लिखने हमको आता है क्योंकि 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है तो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा? 2 × 2। कितना ऑर्डर का? 2 × 2। लिखेंगे इसको आराम से। कैसे लिखते हैं? पहले इसको लिखेंगे, एक लाइन पहले लिखेंगे। द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, द गिवन सिस्टम सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन सिस्टम मतलब जो ऊपर का दिया हुआ है द गिवन सिस्टम कैन बी क्या रिटन एज
क्या लिख सकते हैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में? देखिए सिखाए हम पहले, 2x2 का बनेगा, क्यों? दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, y का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 3 लिखेंगे, उसी तरह x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 लिखेंगे, y का कितना है 6, तो 6 लिखेंगे। ये एक मैट्रिक्स बन गया। इनटू एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब एक ही कॉलम उसमें एग्जिस्ट करेगा और इसका एलिमेंट क्या होगा जो वेरिएबल है, मतलब स्मॉल x और स्मॉल y, और बराबर देखिए जो इसका राइट साइड उसको लिखते हैं कौन है, इसका राइट साइड है 5 और 8, 5 और 8। चेक करके देखिए आ रहा है कि नहीं, तो 1 इंटू x प्लस 3 इंटू y, 3y बराबर 5, ठीक। 2 इंटू x 2x प्लस 6 इंटू y 6y बराबर कितना, बराबर 8। तो आ रहा है क्या, आ रहा है। इसका नाम देते हैं a इंटू इसका नाम देते हैं x बराबर क्या, इसका नाम देते हैं b, क्या नाम देते हैं b, x बराबर b। अब देखिए, अब हमको चेक करना है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ था जिसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखे हैं, ये मेरा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी चेक करने दिया है, तो अगर कंसिस्टेंट होगा तो लिखेंगे कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट नहीं होगा तो लिखेंगे कंसिस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, डिटर्मिनेंट ए। क्या चेक करना है, डिटर्मिनेंट ए। अगर मेरा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू, अगर मेरा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा तब तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और अगर मेरा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा तो यहां से दो केस अराइज होगा। क्या होगा, दो केस अराइज होगा। पहला हमको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए इंटू बी, और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आएगा तो क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट होगा। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट होगा। क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक, पहले हम लोग किए हैं, देखिए इसको करते हैं, देखिए उसको करते हैं। ठीक, तो ये लिख दिया। अब क्या निकालना है इसके बाद, हमको डिटर्मिनेंट ए, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए, तो यहीं पे निकालते हैं। ठीक, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, निकालते हैं आराम से। ये है मेरा ए मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट, तो कैसे लिखेंगे, 1 3 तो बहुत बार किए हैं, 1 3 2 और 6, 1 3 2 और 6 कैसे एक्सपेंड होता है, एडी माइनस बीसी से। ठीक, तो 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3, 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3। ठीक, तो कितना होगा, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए बराबर कितना, डिटर्मिनेंट ए बराबर 1 इंटू 6 6 माइनस 2 इंटू 3 6, कितना हो गया 0। क्या हो गया 0, डिटर्मिनेंट ए क्या हो गया 0। और अगर डिटर्मिनेंट ए मेरा 0 आ गया, अगर डिटर्मिनेंट ए मेरा 0 आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए जो होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। देयरफॉर ए इज सिंगुलर, देयरफॉर ए इज कैसा होगा, सिंगुलर। क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही यही है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0, तो ए कैसा हो गया, सिंगुलर। और अब हम यहां से नहीं बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमको एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू 0 आएगा तब वो कंसिस्टेंट होगा, और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक, तो क्या निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू बी, बी तो है मेरे पास ये वाला 5 और 8, हमको एडजॉइंट ए चाहिए। क्या चाहिए, एडजॉइंट ए। मैं लिखता है पहले एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क, इसको निकालेंगे अभी। ठीक, ताकि एग्जामिनर समझ पाए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक, इसको निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हम प्रोसेस से निकालते हैं। ठीक, हम प्रोसेस से निकालते हैं। तो एडजॉइंट के लिए पहला क्या चाहिए, माइनर, तो लिखेंगे क्या, माइनर ऑफ क्या, ए। एडजॉइंट ए चाहिए तो माइनर भी तो ए का ही निकालना पड़ेगा ना, तो माइनर ऑफ ए मतलब M11। देखिए M11 कितना होगा, तो ये है आपका ए मैट्रिक्स आ गया, ये वाला ए मैट्रिक्स है, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 6। M12 देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा 2। M21 क्या होगा, देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा 3। उसी तरह M22 तो सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। इसको छोड़ दिए 6, इसको छोड़ दिए 2, फिर इसको छोड़ दिए तो 3, और फिर लास्ट में इसको छोड़ दिए सेकंड रो सेकंड कॉलम को, तो क्या बच गया 1। ये आ गया माइनर। ठीक, ये आ गया माइनर। अब कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तो कोफैक्टर ऑफ किसका, ए का कोफैक्टर कितना होगा, तो ए का कोफैक्टर माइनर से निकाल सकते हैं, तो C11 सबसे पहले क्या, C11 किसके बराबर होगा M11, और M11 कितना है, M11 है आपका 6। उसी तरह C12 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ M12, और ये क्या होगा, ये 2 है M12, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2। उसी तरह C21 क्या होगा, माइनस ऑफ M21,
ये क्या होगा माइनस ऑफ M21 कितना है 3, तो माइनस ऑफ 3। ठीक, और लास्ट में C22 किसके बराबर होगा M22, और M22 कितना है देखिए M22 है आपका 1, ये हो गया 1। तो कोफैक्टर क्या आ गया C11 आ गया आपका 6, C12 आ गया आपका -2। ठीक, C21 आ गया आपका कितना माइनस ऑफ 3, ये माइनस है क्या है माइनस ऑफ 3, और C22 कितना आ गया C22 आ गया 1। ठीक, और अब इन कोफैक्टर का हेल्प से हम लोग को क्या लिखना है, हम लोग को लिखना है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। ठीक, इसके नीचे क्या लिखिएगा नाउ एडजॉइंट ऑफ क्या ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला पर लिखते हैं C11 C12 C21 और C22। ठीक, इसका क्या इसका ट्रांसपोज, ठीक इसका ट्रांसपोज C11 C12 C21 C22 है मेरे पास, सबको डालते हैं उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। देखिए 6 - 2 - 3 1, 6 - 2 - 3 और 1, 6 - 2 - 3 और 1। ठीक, इसका क्या है इसका ट्रांसपोज, तो पहला रो में 6 - 2 है तो पहला कॉलम में आ जाएगा 6 - 2, सेकंड रो में -3 1 तो सेकंड कॉलम में आ जाएगा -3 और 1। ठीक, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया क्या आपका एडजॉइंट ऑफ ए। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एडजॉइंट ए इंटू बी, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एडजॉइंट ए इंटू बी। नाउ क्या लिखेंगे, नाउ लिखेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी, इसको मिटाते हैं हम। ठीक, तो एडजॉइंट है मेरे पास ये वाला, तो लिखते हैं इसको, तो 6 - 3 - 2 और 1, 6 - 3 - 2 और 1। ठीक, और आप बी मैट्रिक्स देखिए आपका कॉपी में लिखा है, अभी हम लिखे थे बी मैट्रिक्स कितना है, बी मैट्रिक्स से आपका देखिए कॉपी में 5 और 8, बी मैट्रिक्स कितना है 5 और 8। ठीक, बी मैट्रिक्स आपका 5 और 8, तो इंटू क्या करेंगे, इंटू लिखेंगे 5 और 8, इंटू क्या लिखेंगे, इंटू लिखेंगे 5 और 8। ठीक, अब मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कीजिए आपका आ जाएगा। देखिए तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो रो इंटू कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पहला रो पहला कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो करके लिखिए आपका कितना आता है, देखिए 6 × 5 -3 × 8, उसी तरह -2 × 5 -2 × 5 +1 × 8, मल्टीप्लाई करने में बहुत बार सिखाए हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम यहां पर लिख रहे हैं साइड में, क्या किए सिंपली इसको मल्टीप्लाई किए। ठीक, 6 × 5 -3 × 8 -2 × 5 +1 × 8, तो क्या आ रहा है देखिए 6 × 5 30 -3 × 8 8 तिया कितना 8 तिया 24, उसी तरह -2 × 5 -10 और ये 1 × 8 कितना होगा 8। इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा, इसको सॉल्व करने से आएगा ये 24 में से 30 कितना जाएगा, ये 6 होगा, और ये कितना होगा, ये होगा आपका -2, क्या होगा -2। इसका मतलब ये किसका वैल्यू आया, एडजॉइंट ए इंटू बी, किसका वैल्यू आया एडजॉइंट ए इंटू बी का। तो ये लिख देंगे क्या एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू कितना आया, एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 6 और -2। क्या ये 0 के बराबर है, तो आंसर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर होने का मतलब क्या है, ये जो मैट्रिक्स बनेगा उसका हर एक एलिमेंट 0 होगा, तो यहाँ पर तो हर एक एलिमेंट 0 नहीं है, यहाँ 6 या -2 है। ठीक, तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब एडजॉइंट ए इंटू बी आपका 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका सिस्टम का क्या सॉल्यूशन होगा, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। और अगर सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा तो सिस्टम को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक, क्योंकि एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 नीचे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, देयरफॉर एडजॉइंट ए इंटू बी not equal to 0, therefore the system has no solution, therefore the system has no solution। और ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, therefore it is inconsistent, therefore it is क्या inconsistent, therefore it is inconsistent। ठीक, तो एक बार फिर से समझिए क्या किए हम लोग, एक बार खत्म हो गया, आंसर हो गया पूरा। क्या क्या हुआ, सिस्टम इनकंसिस्टेंट, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन देयरफॉर इट इज क्या, इट इज इनकंसिस्टेंट। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक,
तो क्वेश्चन क्या गिवन था कि एक मेरा 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था। हम सबसे पहले क्या किए, हम सबसे पहले उसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखे ax बराबर b से, फिर क्या किए, फिर डिटर्मिनेंट a चेक किए। क्या किए, डिटर्मिनेंट a चेक किए। इस केस में मेरा क्या आया, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आया। और अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है किसी मैट्रिक्स का तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, लिखे उसके बाद क्या लिखे थे, देयरफॉर a इज सिंगुलर। देखिए आपको कॉपी में लिखा हुआ होगा डिटर्मिनेंट a बराबर 0, देयरफॉर a इज सिंगुलर। और अब हम डिसाइड नहीं कर सकते अभी इस स्टेप में, a 0 आ गया, डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 0 आ गया, इससे डिसाइड नहीं होगा कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक, किससे डिसाइड होगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट a इनटू b। अगर आपका डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 0 आ गया तो आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट a इनटू b। और अगर आपका एडजॉइंट a इनटू b 0 के बराबर आएगा तो आपका सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। और अगर आपका एडजॉइंट a इनटू b नॉट इक्वल टू 0 जैसा भी आया है, नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो क्या होगा, ये होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो हम लोग पहले एडजॉइंट निकाले, लेकिन एडजॉइंट निकालने के लिए रास्ता में क्या क्या आना पड़ता है, क्या क्या निकालना पड़ता है, माइनर, माइनर के साथ कोफैक्टर, तो कोफैक्टर से क्या निकाल दिया, एडजॉइंट निकालने पहले आता है। ठीक, तो एडजॉइंट a इनटू b कितना आ गया, नॉट इक्वल टू 0, इसको लिख दिया, देयरफॉर एडजॉइंट a इनटू b नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको तो बोलते हैं क्या, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसका आंसर क्या हो गया, देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कौन सा क्वेश्चन था, एक्सरसाइज नंबर 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हम और एक क्वेश्चन बनाते हैं, फिर बाकी आप लोग को होमवर्क में देंगे। ठीक, देखिए और एक क्वेश्चन, तो एक 3 वेरिएबल का बनाते हैं। देखिए 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 4.6 का क्वेश्चन नंबर 6 3 वेरिएबल का है। ऐसा ही होगा, केवल 3 वेरिएबल, इसलिए हम थोड़ा दिखा देते हैं। ठीक, बहुत इजी है, ये सब बहुत हार्ड नहीं है। और इसके बाद ये तो चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका 4.6 अभी। इसके बाद आपका 2 एक्सरसाइज बाकी रहेगा इस चैप्टर का। एक रहेगा कौन, 4.3 एक्सरसाइज, जो हम अगले दिन समझाएंगे आपको। उसके बाद एक बाकी रहेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 4.2 एक्सरसाइज। ठीक, इसमें आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे और इसमें आपका कुछ प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, जैसे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे वैसे इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो 4.6 के बाद हम लोग अप्रोच करेंगे 4.3 और फिर 4.2। और 4.2 से भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऐसे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से या तो लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, ऐसे पूछता है हर साल। ठीक है, लगभग। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 4.6 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 वेरिएबल का एक्सरसाइज नंबर 4.6 क्वेश्चन नंबर 3। 4.6 का क्वेश्चन नंबर 6, कितना, क्वेश्चन नंबर 6 3 वेरिएबल का। क्वेश्चन नंबर 3 अभी किया था, अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए क्वेश्चन वही है कि कंसिस्टेंसी चेक करना है, मतलब आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा वो आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो इसमें पहले इसको आगे कर देते हैं तो फिर बोर्ड खत्म हो जाता है। देखिए इसमें आपका 3 इक्वेशन है, 5x माइनस वाई प्लस 4z बराबर है आपका 5। ठीक, दूसरा क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर है आपका 2। और तीसरा इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 2y प्लस 6z, ये है आपका माइनस ऑफ 1। फिर से मैच कर लेते हैं, 5x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 2, और तीसरा 5x माइनस 2y प्लस 6z बराबर माइनस ऑफ 1। इस इक्वेशन में भी आपको चेक करना है कि ये आपका कंसिस्टेंट है कि नहीं। ठीक, ये आपका कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो अप्रोच ऐसे ही करेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, और किसके फॉर्मेट में लिखेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, क्योंकि ये तो लीनियर इक्वेशन है। ठीक, और हम लोग को 12 में मैट्रिक्स मेथड से बनाना है। ठीक, तो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे, लेकिन लिखने से पहले क्या लिखेंगे, द गिवन सिस्टम जो दिया हुआ है, द गिवन सिस्टम जैसे किए थे वैसे ही होगा, द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज। देखिए 3x3 का है, 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कितना है, 3 वेरिएबल, और इक्वेशन भी कितना गिवन है, 3 इक्वेशंस। तो जो मैट्रिक्स बनेगा किस ऑर्डर का, 3x3 का। तो पहले x का कोएफिशिएंट क्या है, 5, तो 5 लिखेंगे, फिर y का -1 तो -1, और फिर z का 4, तो यहाँ पर 4। उसी तरह x का 2 तो 2 लिख दिए, y का 3 तो 3 लिख दिए, z का 5 तो 5 लिख दिए, x का 5 तो 5 लिख दिए, y का -2 तो -2 लिख दिए, और z का 6 तो 6 लिख दिए। 5 - 1 4, 2 3 5, और 5 - 2 और 6। इनटू क्या करेंगे, इनटू एक कॉलम मैट्रिक्स लेंगे, उसमें एलिमेंट क्या होगा, जो फाइंड करना है, मतलब x y z क्या लेंगे, x y z,
जो जो वेरिएबल है, जो जो वेरिएबल है, कौन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। तो एक कॉलम मैट्रिक्स लिए और उसका एलिमेंट क्या लिए, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। ठीक, बराबर बराबर क्या होगा आपका, देखिए जो राइट साइड का है क्या है 5 2 और -1 और बाद में यही आपका बी होगा, ये आपका बी होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, a इंटू एक्स बराबर बी, a इंटू एक्स बराबर क्या, a इंटू एक्स बराबर बी। यहाँ पर a क्या है, तो ये वाला मैट्रिक्स a है। कैपिटल एक्स मैट्रिक्स कौन है, तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड का मैट्रिक्स कैपिटल एक्स है। और कैपिटल बी कौन है, तो ये 5 2 और -1 कैपिटल बी मैट्रिक्स है। अब देखिए हमको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना है, हमको करना है कंसिस्टेंसी चेक करना। मतलब ये जो सिस्टम होगा, ये जो सिस्टम होगा ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, ये हमको चेक करना है। तो पहले क्या करना है, इसके बाद क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहला काम क्या है, डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन ये 3 क्रॉस 3 का है, ये जो ए मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का है, तो आराम से निकालेंगे। ठीक, देखिए A11 इंटू, देखिए माइनर का हेल्प से निकालते हैं, इंटू M11। अब इसके ऊपर में एक लाइन लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 फर्स्ट रो। ये और अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, एक्सपेंडिंग अलोंग, मतलब हम एग्जामिनर को बता दे रहे हैं कि हम किसके अराउंड एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग किधर से, R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अराउंड एक्सपेंड कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए माइनर का हेल्प से हम बना रहे हैं, तो A11 इंटू M11 माइनस, माइनर में माइनस लगता है, A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर, इसके नीचे बराबर दे दीजिएगा, A11 M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 इंटू M13। अब देखिए A11 में कौन है, तो 5, कौन है 5 इंटू M11। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 3 5 -2 6, 3 5 -2 और 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 5 -2 6, 3 5 -2 6। फिर क्या होगा, माइनस, माइनस ऑफ क्या, -1, माइनस ऑफ -1। बी केयरफुल रहना, ये -1 है तो माइनस, ये माइनस ये वाला और ये -1 ये वाला, तो माइनस ऑफ -1। A12 हो गया इंटू क्या, M12 मतलब कौन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा 2 5 5 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 5 5 6, 2 5 5 और 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 5 5 6 लिख दिए। इसके नीचे हम लिख रहे हैं, आप लोग उसी लाइन में लिखना है, जगह नहीं है इसीलिए, प्लस क्या A13 में कौन है 4, तो 4 इंटू क्या M13, तो मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है 2 3 5 -2, 2 3 5 और माइनस ऑफ 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 3 5 -2, 2 3 5 -2। अब सॉल्व करने आता है, बहुत बार किए हैं सॉल्व, आराम से करेंगे। तो 5 इंटू, इसको ब्रेक करते हैं पहले, तो एडी माइनस बीसी से 6 दिया 18, 3 छक कितना 18, माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 दुगने 10। 5 इंटू -2 क्या होगा, -10 होगा, लेकिन एक बीच में माइनस लगता है तो क्या होगा, प्लस ऑफ 10। वैसे ही माइनस इंटू माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 1 इंटू 2 6 जा 12 माइनस 5 5 जा 25, फिर प्लस 4 होगा इंटू 2 और -2 कितना होगा, माइनस ऑफ 4, 2 इंटू -2 -4 माइनस 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब सॉल्व करते हैं इसको, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, 5 आएगा, यहां देखिए 18 प्लस 10 कितना होगा 28, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही रहेगा जो है, तो देखिए माइनस कीजिए, तो 25 को 12 से घटाएंगे तो क्या होगा, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 1, तो क्या बनेगा माइनस ऑफ 13, क्या बनेगा माइनस ऑफ 13। और -13 को आप अगर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -13 ही आएगा, क्या आएगा माइनस ऑफ 13। और प्लस देखिए क्या है, ये वाला जो नीचे है यहाँ पर क्या है 4 इंटू क्या है 4 इंटू -15 और 4 कितना माइनस ऑफ 19। ठीक, इसको लिखिए आराम से, मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो 8 5 40 का 0 हाथ में रहा 4, 5 दूसरे 10 और 4 कितना 14, 10 और 4 14। ठीक, इसी तरह -13 और इसी तरह इसको क्या लिखिएगा 76, क्या होगा 9 चौके 36 का 6 में रहा 3, 4 के 4 5 6 7 76, और इसे भी जानते हैं 19 चौके कितना 76। ठीक, आराम से कर सकते हैं इसको। अब इसको सॉल्व कीजिए और देखिए डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर आ रहा है कि 0 के बराबर नहीं आ रहा। ठीक, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कीजिए।
ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे? इन लोगों को पहले ऐड करेंगे, फिर इससे माइनस कर देंगे। तो ऐड करते हैं, इसको मिटा रहे साइड वाले को, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं यहां से। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे इसमें से, तो कितना आएगा 76 और 13 कितना आएगा 6 3 9 7 1 8, और ये 140 में से 89 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 इधर से हाथ में रहा 1, 8 के 9 10 11 12 13 14 कितना आएगा 5, और ये हो जाएगा 0, कितना आएगा 51, कितना आएगा 51। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना आ गया 51। क्या 51 0 के बराबर है? तो आंसर नहीं है 51 0 के बराबर। ठीक, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, देयरफॉर, इसके नीचे लिखना है डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना आ गया 51, आराम से कर सकते हैं। ठीक, इन दोनों को जोड़िए और फिर इससे माइनस कर दीजिए 51 आएगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ए बराबर 51 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर मेरा डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं आया, अगर मेरा डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं आया तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इज कैसा मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इज क्या लिखेंगे, नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको भी लिख दिया हम लोग, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा होगा नॉन सिंगुलर होगा, पहले बताए थे हम कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, और अगर ए नॉन सिंगुलर होगा, ए मेरा डिटरमिनेंट ए मेरा नॉट इक्वल टू 0 है, यहां से क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। पहले भी लिखे थे, इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो नीचे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर द सिस्टम हैज क्या, देयरफॉर द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, ये तो पहले भी किए हैं, यूनिक सॉल्यूशन। एंड इट इज, देयरफॉर इट इज क्या, कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट। ऐसा सिस्टम जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर बहुत ज्यादा सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा, मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे यूनिक हो या चाहे एक से ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। जिसका यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक, अब इसके बाद एडजॉइंट ए निकालने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरा यहीं पर इनवर्स एग्जिस्ट कर गया और यहीं पर मेरा क्या आ गया, कंसिस्टेंट। तो ये आंसर बन गया। फिर से सुनिए क्या किए, सबसे पहले हम जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया था उससे हम मैट्रिक्स में चेंज किए, x बराबर b में। फिर डिटरमिनेंट ए निकाले, डिटरमिनेंट ए कितना आ गया 51, और फिर क्या लिखे 51 इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर डिटरमिनेंट मेरा 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब मैट्रिक्स कैसा है, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पहले हम पढ़ाए थे ए इज क्या, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पर अगर डिटरमिनेंट ए 0 के बराबर नहीं आएगा तो यहाँ से क्या लिखते हैं, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता पहले भी किए थे। और जो इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक, उसी को लिखे देयरफॉर द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा मतलब सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, एक ही सॉल्यूशन, तो मतलब सॉल्यूशन होगा तो क्या होता है, कंसिस्टेंट। इसलिए क्या लिखे, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। ये आपका आंसर आ गया किसका, 6 नंबर का, ये आपका 6 नंबर का आंसर आ गया। ठीक, अब सुनिए आपका होमवर्क, अब सुनिए आपका होमवर्क। ठीक, तो देखिए होमवर्क लिखिए एक्सरसाइज नंबर 4.6, इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज नंबर 4.6, इसको बना के अभी हमको भेजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 4.6 का क्वेश्चन नंबर बनाइएगा कौन सा, तो 1 नंबर बनाइएगा, 2 नंबर बनाइएगा, 3 तो हम बना दिए थे इससे पहले, 4 नंबर बनाइएगा, हाँ 4 नंबर भी बन जाएगा, 5 नंबर भी बनाइएगा, और 6 तो अभी हम बना दिए, 3 और 6 हम बना दिए थे। अब 1 2 4 और 5 बना के और जितना लिखाए हैं सारा नोट्स और सारा ये होमवर्क बना के हमको भेजिए, हम चेक करेंगे आपका सही है कि नहीं। और अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो हमको पूछिएगा, हम आपको बता देंगे, हम आपको बता देंगे। ठीक ठीक।